दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कल की ही स्टोरी का सेकंड पार्ट है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कहानी को अच्छे से पूरा समझने के लिए आप जो पिछला वीडियो है वो देख सकते हैं। और जो कहानी है कहानी का टाइटल है इविल स्पिरिट। और दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने इसको आधा कवर किया था क्योंकि थोड़ी सी लंबी स्टोरी थी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो कहानी है वो पूरी कवर कर दी जाएगी। और कल के वीडियो में इसे मैंने यहाँ तक पढ़ा था। तो दोस्तों, अब मैं इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। यदि कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एन ओल्ड वुमेन who lived in the village decided to know the truth। क्या मतलब हुआ? An old woman who lived in the village। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब किसी स्थान पर रहना, निवास करना। और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। एन ओल्ड वुमेन हु लिव्ड इन द विलेज, एक बूढ़ी महिला जो गांव में रहती थी। हु लिव्ड इन द विलेज, जो गांव में रहती थी। डिसाइडेड, उसने फैसला किया। और दोस्तों, ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। डिसाइडेड, उसने फैसला किया या कह सकते हैं निर्णय किया। टू नो, जानने का। द ट्रूथ, सच। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एन ओल्ड वुमेन हु लिव्ड इन द विलेज डिसाइडेड टू नो द ट्रूथ, एक बूढ़ी महिला जो गांव में रहती थी उसने सच जानने का फैसला किया। शी वॉज एन इंटेलिजेंट एंड वाइज वुमेन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान और वाइज का मतलब होता है समझदार। ये दोनों एडजेक्टिव हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ? शी वॉज एन इंटेलिजेंट एंड वाइज वुमेन, वह एक बुद्धिमान और समझदार महिला थी। शी डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, जैसा यहाँ पर लगाई गई है। शी डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट, क्या अर्थ हुआ? वह भूतों में विश्वास नहीं करती थी। आगे देखिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी क्लाइम्ड अप द माउंटेन। दोस्तों, ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, आप इसे नोट कर लीजिए। जैसे कहीं पेड़ पर चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना, पहाड़ों पर चढ़ना, चढ़ने के लिए क्लाइंब लगाते हैं। सेकंड फॉर्म में क्लाइम्ड। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। शी क्लाइम्ड अप द माउंटेन, वह पहाड़ पर चढ़ गई। देयर शी सॉ अ हाफ ईटन डेड बॉडी एंड द ज्वेल्स ऑफ द टेम्पल स्केटर्ड अराउंड इट। क्या अर्थ हुआ? देयर शी सो हाफ ईटन बॉडी। दोस्तों, यहाँ पर ये जो शब्द है हाफ ईटन, इसको एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया है। वैसे जो ईटन है ये ईट की थर्ड फॉर्म भी है, आप ऑलरेडी इस बात को जानते हैं। उसके अलावा ये एक एडजेक्टिव भी है। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें कि कई बार कोई भी शब्द एडजेक्टिव भी हो सकता है, साथ में वर्ब भी हो सकता है। और हाफ ईटन का मतलब होता है आधा खाया हुआ। देयर शी सो, और ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। वहाँ उसने देखा, हाफ ईटन डेड बॉडी, एक आधी खाई हुई मृत शरीर को, लाश को देखा। एंड द ज्वेल्स, और आभूषणों को, ऑफ द टेम्पल, मंदिर के, स्कैटर्ड अराउंड इट, जो उसके आसपास बिखरे हुए थे। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वहाँ उसने एक आधी खाई हुई लाश को देखा और आभूषणों को, जो मंदिर के आभूषणों को जो उसके आसपास बिखरे हुए थे। स्कैटर्ड का मतलब बिखरे हुए होना। आगे देखिए। शी लुक्ड अराउंड टू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन। लुक अराउंड मतलब इधर उधर देखना, सेकंड फॉर्म लुक्ड अराउंड, और ये पास्ट का वाक्य है। शी लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा। टू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने आसपास देखा।
एज शी ग्लैंस्ड अप, ग्लैंस का मतलब नज़र डालना होता है और सेकंड फॉर्म ग्लैंस्ड, एज शी ग्लैंस्ड अप, और जैसे ही उसने ऊपर नज़र डाली, शी सॉ मैनी मंकीज सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। क्या अर्थ हुआ? जैस। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है जहाँ पर फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? शी सॉ मैनी मंकीज सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, मतलब क्या हुआ कि उसने कई बंदरों को पेड़ों की शाखाओं पर बैठा हुआ देखा। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब उसने ऊपर नज़र डाली तब उसने कई बंदरों को पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हुए देखा। दे वर प्लेइंग विद द सिल्वर बेल whose sound was echoing in the forest। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसा वाक्य है जहाँ वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आएंगे, ऐसे वाक्यों में was या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होंगे तो दे का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कई बंदरों के बारे में बात हो रही है सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ दे का यूज़ किया गया है। दे वर प्लेइंग विद द सिल्वर बेल, वे चांदी की घंटी से खेल रहे थे। हुज साउंड, हुज मतलब होता है जिसका, आप इसे नोट कर लीजिए, जिसकी आवाज़ वॉज इकोइंग, इको का मतलब गूंजना होता है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। इकोइंग यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया गया, जिसकी आवाज़ गूंज रही थी इन द फॉरेस्ट, जंगल में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? दे वर प्लेइंग विद द सिल्वर बेल हुज साउंड वॉज इकोइंग इन द फॉरेस्ट, वे चांदी की घंटी से खेल रहे थे जिसकी आवाज़ जंगल में गूंज रही थी। आगे देखिए, द वुमेन अंडरस्टूड द होल मैटर इंस्टेंटली। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना और ये सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। होल का मतलब होता है पूरा, तमाम, नोट कर लीजिए, WHOLE ये एडजेक्टिव है। द वुमेन अंडरस्टूड द होल मैटर इंस्टेंटली, और दोस्तों इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत, ये एडवर्ब है। महिला सारा मामला, तो मतलब क्या हुआ कि महिला सारा मामला तुरंत समझ गई। शी क्लाइम्ड डाउन द माउंटेन, क्लाइम मतलब होता जैसे क्लाइंब अप होता है चढ़ना, उसी तरह से उतरने को क्लाइम डाउन कहा जाता है। आप इसे नोट ज़रूर कर लें। शी क्लाइम डाउन द माउंटेन, वह पहाड़ से नीचे उतर गई। वेंट टू द किंग, राजा के पास गई। एंड सैड, और कहा, योर हाइनेस, और योर हाइनेस का मतलब होता है महाराज, योर हाइनेस मतलब कि महाराज। देयर इज़ नॉट जस्ट वन बट मैनी इविल स्पिरिट ऑन द माउंटेन। तो उसने क्या कहा कि योर हाइनेस मतलब कि महाराज, देयर इज़ नॉट जस्ट वन बट मैनी इविल स्पिरिट ऑन द माउंटेन। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जैसे सिंपल पास्ट होता है जहाँ पर वॉज वर्ग के साथ वॉज वर्ग का इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो उसने क्या कहा कि महाराज, देयर इज़ नॉट जस्ट वन बट मैनी इविल स्पिरिट ऑन द माउंटेन। क्या अर्थ हुआ कि पहाड़ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारी बुरी आत्माएं हैं। आई कैन चेज ऑल ऑफ देम, चेज का मतलब होता है किसी का पीछा करना, उनको भगाना। आई कैन चेज ऑल ऑफ देम, मैं उन सबको भगा सकती हूँ। बट लेकिन आई नीड योर हेल्प, लेकिन मुझे आपकी मदद की, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। द किंग सैड, राजा ने कहा, ओ श्योर, ठीक है। टेल मी, मुझे बताओ, हाउ मैनी मैन एंड वेपन्स डू यू वांट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम कोई इंटरोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर डू या फिर डस का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा उसमें डू का इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में डस लगाते हैं। तो फिलहाल जो सब्जेक्ट है वो यू है जिसके साथ डू लगाए गए, और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दोस्तों यदि आप इस यहाँ से लेके यहाँ तक के बारे में बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा एक इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में इसको प्रयोग किया गया। इंट्रोगेटिव का मतलब, वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। तो जब आप किसी भी इंट्रोगेटिव वर्ड को वाक्य में प्रयोग करेंगे तो पहले उसे मेंशन किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। तो इस तरह से आप वाक्य को बनाते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द किंग सेड, राजा ने कहा, ओ श्योर, ठीक है। टेल मी, मुझे बताओ, हाउ मैनी मैन, कितने आदमी, एंड वेपन्स और कितने हथियार, डू यू वांट, आपको चाहिए। वांट मतलब चाहना। तो राजा साहब ने कहा, ठीक है, आप मुझे बताओ आपको कितने आदमी और कितने हथियार चाहिए। आगे देखिए,
द ओल्ड वुमेन रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, सेकंड फॉर्म में रिप्लाइड, द बूढ़ी महिला ने जवाब दिया, आई डू नॉट वॉन्ट एनी वेपन्स और मैन। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लें। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या फिर डज नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। आई, वी, यू, दे प्लूरल में डू नॉट का यूज़ किया जाएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में डज नॉट। और डू नॉट या डज नॉट के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा। और वांट का मतलब चाहना। तो क्या अर्थ हुआ? द ओल्ड वुमेन रिप्लाइड, बूढ़ी महिला ने जवाब दिया, आई डू नॉट वॉन्ट एनी वेपन्स और मैन, मुझे कोई भी हथियार और आदमी नहीं चाहिए। आई विल गो देयर अलोन। और दोस्तों ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब ऐसे वाक्य जिसमें आगे की होगा, जैसे वह आएगा, वह जाएगा, मैं खेलूंगा, मैं दौड़ूंगा, इस तरह के वाक्यों में विल का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा? आई विल गो देयर अलोन, अलोन मतलब अकेला, अकेली, आई विल गो देयर अलोन, मैं वहाँ अकेली जाऊँगी। द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर ह्यूमन कैन वर्जन द सिचुएशन। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ये एक नाउन है, PRESENCE। द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर ह्यूमन मतलब किसी भी दूसरे व्यक्ति की मौजूदगी। और दोस्तों मैं इसकी मीनिंग बताता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। इसे मौजूदगी या फिर उपस्थिति कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर ह्यूमन मतलब किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी या कह सकते हैं उपस्थिति, कैन वर्जन द सिचुएशन, वो स्थिति को खराब कर सकते हैं। WORSEN वर्जन मतलब खराब करना। तो उसने क्या जवाब दिया कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी मानव की जो उपस्थिति है, मौजूदगी है, वो सिचुएशन को और भी ज़्यादा खराब कर सकते हैं। आई ओनली वॉन्ट सम फ्रूट्स, मुझे सिर्फ कुछ फल चाहिए, एंड नट्स और कुछ नट्स, नट्स का मतलब है मूंगफली, और कुछ मूंगफलियाँ चाहिए, टू परफॉर्म करने के लिए स्पेशल वर्शिप, एक विशेष प्रकार की वर्शिप करने के लिए, पूजा करने के लिए मुझे कुछ फल और कुछ नट्स मतलब मूंगफलियाँ चाहिए। चलिए आगे देखिए। The king ordered his man to give the woman as many fruits and nuts as she wanted। और ये भी दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ऑर्डर का अर्थ होता है आदेश देना, सेकंड फॉर्म ऑर्डर। द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन, हिज मतलब अपने, और MEN का मतलब होता है ये MAN होता है एक आदमी, और अधिक के लिए MEN जो कि प्लूरल नाउन है, तो ये प्लूरल नाउन है। द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन, राजा ने अपने आदमियों को आदेश दिया, टू गिव देने का, द वुमेन महिला को, एज मैनी फ्रूट्स मतलब जितने फल, एंड नट्स और मूंगफलियाँ, एज शी वॉन्टेड उसको चाहिए थी। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि राजा ने अपने आदमियों को, महिला को जितने फल और जितने मूंगफलियाँ चाहिए थी देने का आदेश दिया। द वुमेन कैरीड ऑल द फ्रूट्स एंड नट्स and once again reached the top of the mountains where she had seen the half-eaten dead body of the thief। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों बड़ा सेंटेंस को थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। द वुमेन कैरीड ऑल द फ्रूट्स एंड नट्स, कैरी का मतलब होता है ले जाना, किसी चीज़ को ढोना, ले जाना। तो महिला थी, वो कैरी करके ले गई क्या चीज़ ले गई? ऑल द फ्रूट सारे फलों को, एंड नट्स और नट्स को मतलब मूंगफली वगैरह को, एंड वंस अगेन और फिर एक बार, रीच्ड पहुँच गई, द टॉप ऑफ द माउंटेन पहाड़ की चोटी पर, वेयर शी हैड सीन। और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जहाँ उसने देखा था, द हाफ इटन डेड बॉडी ऑफ द थीफ, जहाँ उसने चोर की आधी खाई हुई लाश को देखा था। शी देन स्कैटर्ड द फ्रूट्स एंड नट्स ऑन द ग्राउंड। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। स्कैटर का अर्थ होता है फैला देना, बिखरा देना, और ये सेकंड फॉर्म स्कैटर्ड है। शी देन स्कैटर्ड द फ्रूट्स एंड नट्स ऑन द ग्राउंड, फिर उसने फलों को और नट्स को मतलब जो मूंगफलियों को ग्राउंड पर, ज़मीन पर बिखरा दिया, फैला दिया। द मंकीज रश्ड डाउन फ्रॉम द ट्रीज टू ईट द जूसी फ्रूट्स एंड क्रंची नट्स। क्या अर्थ हुआ कि मंकी रश डाउन? दोस्तों रश का मतलब होता है तेज़ी से कहीं पहुंचना, सेकंड फॉर्म रश्ड, और डाउन नीचे। जो बंदर थे वो तेज़ी से नीचे आए, फ्रॉम द ट्रीज पेड़ों से तेज़ी से नीचे आए, टू ईट खाने के लिए, द जूसी फ्रूट्स रसदार फलों को, एंड क्रंची नट्स और कुरकुरे मूंगफलियों को। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि बंदर तेज़ी से पेड़ों से नीचे आए,
रसदार फलों को खाने के लिए और कुरकुरे मूंगफलियों को खाने के लिए। एज दे बिगेन टू ईट, बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगिन, एज दे बिगेन टू ईट, और जब वो खाने लगे, दे डिस्कार्डेड द सिल्वर बेल। डिस्कार्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, अलग हो जाना। दे डिस्कार्डेड द सिल्वर बेल, उन्होंने उस चांदी की घंटी को छोड़ दिया, उससे वो अलग हो गए। चलिए आगे देखिए। द ओल्ड वुमेन पिक्ड अप द बेल, पिक मतलब उठाना और सेकंड में पिक्ड। द ओल्ड वुमेन पिक्ड अप द बेल, बूढ़ी महिला ने घंटी को उठा लिया। एंड द ज्वेलरी, और ज्वेलरी को मतलब जो आभूषण थे उनको भी उठा लिया। स्कैटर्ड जो फैले हुए थे, देयर वहाँ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बूढ़ी महिला ने चांदी की घंटी को और बिखरे हुए आभूषणों को जो वहाँ उठा लिया। शी पुट ऑल द थिंग्स इन अ बैग एंड केम डाउन, पुट मतलब रखना, डालना। उसने सारी चीज़ों को एक बैग में, थैले में डाल लिया। एंड केम डाउन, और नीचे आ गई। कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम, केम डाउन नीचे आ गई। आगे देखिए। शी वेंट होम एंड केप्ट ऑल द ज्वेलरी इन अ सेफ प्लेस। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। शी वेंट होम, वह घर गई। एंड केप्ट और रख दी, ऑल द ज्वेलरी सारे ज्वेलरी, सारे आभूषणों को रख दिया। इन अ सेफ प्लेस, एक सुरक्षित स्थान पर। देन फिर शी पिक्ड द सिल्वर बेल, पिक मतलब उठाना, सेकंड फॉर्म पिक। देन शी पिक्ड द सिल्वर बेल, सिल्वर बेल, फिर उसने चांदी की घंटी को उठाया। मेट द किंग, राजा से मिली। इन द पैलेस, महल में वो राजा से मिली। एंड सेड टू हिम, और उससे कहा। योर हाइनेस, महाराज, आई हैव चेज्ड अवे ऑल द स्पिरिट्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सबसे पहले तो आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। चेज अवे का मतलब होता है किसी को दौड़ा कर भगा देना, पीछा करके भगा देना, उसे चेज अवे कहा जाता है। और ये थर्ड फॉर्म है चेज्ड अवे। और यदि इस वाक्य के बारे में बात की जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, इस तरह के जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के कहलाते हैं, जहाँ पर हैव या हैज़ का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। आई, वी, यू, दे प्लूरल में हैव का इस्तेमाल किया जाता है, और ही, शीट और सिंगुलर में हैज़ का, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा कि योर हाइनेस, महाराज, आई हैव चेज्ड अवे ऑल द स्पिरिट्स, मैंने सारी आत्माओं को भगा दिया है। हेयर इज़ द बेल, ये वो घंटी है। विच मतलब कि जिसे दोज इविल स्पिरिट्स मतलब वो बुरी आत्माएं यूज टू रिंग बजाया करती थी। और दोस्तों यहाँ पर यूज टू का इस्तेमाल किया गया है। यूज टू का इस्तेमाल पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ आप दिखाएंगे पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने क्या कहा, हेयर इज़ द बेल, ये वो घंटी है। विच दोज इविल स्पिरिट यूज टू रिंग मतलब जिसे वो बुरी आत्माएं बजाया करती थी। नाउ अब यू विल नेवर लिसन टू द साउंड ऑफ द बेल फ्रॉम द माउंटेन। और उसने आगे क्या कहा कि अब यू विल नेवर लिसन द साउंड ऑफ द बेल, अब आप, नेवर का मतलब कभी नहीं। और दोस्तों ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ विल का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। नाउ यू विल नेवर लिसन द साउंड ऑफ द बेल फ्रॉम द माउंटेन, अब आप पहाड़ों से कभी भी घंटी की आवाज़ को नहीं सुनोगे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द ओल्ड वुमेन, जो राजा था वो जो राजा साहब थे वो बूढ़ी महिला से बहुत ज़्यादा खुश हुए। ही गेव हर 500 गोल्ड कॉइन्स एज अ रिवॉर्ड। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गिव का मतलब होता है देना, और सेकंड फॉर्म में गेव। ही गेव हर 5000 गोल्ड कॉइन्स एज अ रिवॉर्ड, उन्होंने हर मतलब उन्होंने उसे एज अ रिवॉर्ड मतलब क्या हुआ कि इनाम के रूप में 5000 सोने के सिक्के दिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने उसे इनाम के रूप में 5000 सोने के सिक्के दिए। द ओल्ड वुमेन हैप्पीली वेंट बैक होम। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और दोस्तों ये जो वर्ड है हैप्पीली, ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है विशेषण, ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए, उसे एडवर्ब कहा जाता है।
और जो ज़्यादातर एडवर्ब हैं आप देखेंगे ly पे ख़त्म होते हैं और वो एडजेक्टिव के को का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। एडजेक्टिव के साथ जब आप ly जोड़ेंगे तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो हैप्पी के साथ ly को जोड़ा गया हैप्पीली, तो ये एडवर्ब हो गया। और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए। तो क्या अर्थ हुआ? द ओल्ड वुमेन हैप्पीली वेंट बैक होम। बूढ़ी महिला खुशी खुशी घर वापस चली गई। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये जो कहानी है वो ख़त्म होती है। और जो हमने कहानी का टाइटल देखा था इविल स्पिरिट, जहाँ ऐसा लगा कि कुछ बुरी आत्माएं हैं जो पहाड़ों पर अपना बसेरा कर चुकी हैं और वो लोगों को और वो तंग कर रही हैं, लेकिन इस बूढ़ी महिला ने अपनी सूझबूझ से ये जो समस्या थी उसका निपटारा कर दिया। और दोस्तों यदि कहानी को आपने पूरा सुना है तो मॉरल आपको अच्छे से समझ आया होगा कि इस कहानी का मॉरल क्या है। इस कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि व्यक्ति को किसी भी स्थिति में सूझबूझ से काम लेना चाहिए, बहादुरी से काम लेना चाहिए। जैसा हमने यहाँ पर देखा कि ये जो बूढ़ी महिला थी ये काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान थी, साथ में समझदार थी, और इसी कारण वो इस संकट से उसने गांव वालों को निकाला और साथ में इतना सारा इनाम भी उसको मिला। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो मेरा पढ़ाने, अब ये जो कहानी है पूरी कवर हो गई क्योंकि कल के पार्ट में मैं इसको कवर नहीं कर पाया था दोस्तों। काफ़ी बड़ी वीडियो थी वो, और आज मैंने इसको पूरा कवर कर लिया। तो यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें नई वीडियो की। और उसके अलावा यदि आपकी तरफ से आपका कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर बताया करें। और दोस्तों आप में से कई लोग के कमेंट आते हैं कि सर आप एडवांस स्टोरी लाइए, तो कई दिनों से कमेंट आ रहे थे। तो देखिए मैंने एक ही बार में 2-3 में एडवांस स्टोरी लेके आ गया, लेकिन दोस्तों बीच बीच में मैं इस तरह की भी स्टोरीज़ लाता हूँ जो थोड़ी बेसिक लेवल की होती हैं, क्योंकि हर तरह के लोग हैं देखने वाले। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी बिगनर लेवल की इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिन लोगों ने अभी अभी सीखना शुरू किया है। तो इस तरह की जो मिक्स स्टोरीज़ हैं मैं लाता रहता हूँ, कभी थोड़ी बेसिक लेवल की, कभी एडवांस लेवल की। तो दोस्तों ये आज का एक छोटा सा वीडियो था, और यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।